साथियों सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस ऑफिशियल नवजीवन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं एच रोशन एक बार फिर उपस्थित हूँ रेलवे का एक महत्वपूर्ण सेट लेकर के, जिसमें देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को साइंस के अंतर्गत, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्चुअल है। और ये जो सीरीज चल रहा है साइंस का एएलपी और बिहार एसएससी को लेकर के, उसमें एएलपी का ये छठा सेट है साइंस का। काफी क्वेश्चंस आपने देखा है, बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, जिसका कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत सारा क्लियरिटी हो गई होगी, स्पष्टता आ गई होगी आपके पढ़ाई में। तो चलिए उसी कड़ी में एक और सफर पर चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं इस छठे सेट में। तो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन है साइंस का जो आपको यहाँ दिया गया है। ध्यान रखें कि जब वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद आपको कंटेंट्स अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर भी करें। जो पहली बार देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है और क्वेश्चंस का आंसर क्या है। कहता है एक क्वेश्चन कि एक विद्युत बल्ब है, विद्युत परिपथ है, एक सर्किट है इलेक्ट्रिक का, 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। तो इस जूल में दर्शाएं कि कितना ऊर्जा खपत हुआ जूल में, क्योंकि जूल ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक है, और मात्रक के तौर पर पूछ रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो आंसर क्या होगा कि 1 किलो वाट घंटा अगर करें तो 1 किलो मतलब होता है 1000, 1000 गुना वाट बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुना 60 सेकंड, सेकंड सेकंड कटेगा, 6 गुना 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 3 2 5 बराबर आएगा 36 गुना 10 का पावर 5 जूल आएगा ये। लेकिन चूंकि यहाँ डेसिमल में दिया है और इसको चेंज करेंगे तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका 1 किलोवाट घंटा का जूल में मान कितना है, तो सी है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। तो चलिए अगला सवाल पर नजर डालते हैं, थोड़ी सी तेजी से एकदम कॉन्सेप्चुअल को समझते हुए आप ध्यान दें। अब यहां कह रहा है एक सवाल है जो कई रूप में पूछा गया है, पहले भी कहता है विरंजक चूर्ण में जल का मिश्रण करने पर कौन सा गैस निष्कासित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा निकलेगा। तो विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, सूत्र होता है CaOClCl, और कह रहा है इसमें क्या मिलाना है, जल मिला देना है। अगर ऐसा करते हैं तो एक कंपाउंड बनेगा बुझा हुआ चूना CaOH2 प्लस क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि बुझा हुआ चूना बनेगा और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो क्लोरीन, और क्लोरीन का ही सूत्र होता है संकेत के तौर पर Cl2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है जब कोई भी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है पूर्ण रूप से तब, और ये हाइड्रोजन निकलता है अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से, जब रिएक्शंस होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन कम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्लोरीन गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर, एकदम देखना है और समझते हुए चलना है, और क्वेश्चंस ऐसा मिले तो दोबारा कभी गलती नहीं करना है। कहता ऊर्जा उत्पादन जो हो रहा है उसके दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन ग्लूकोज के द्वारा कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो काम होता है ये सेल के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान होता है, और श्वसन क्रिया में 2 क्रिया होता है, एक का नाम है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एक है, तो ये ध्यान रखना है लिसिस, और एक का दूसरा का नाम है जो आपको याद रखना है वो है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। तो यही 2 क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में ही ग्लूकोज जो है पायरुवेट बनता है, और ये क्रिया जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। कौन द्रव में, कोशिका द्रव में, ये याद रखना है। तो कोशिका द्रव में होगा, और कोशिका द्रव में जब होगा तो इस दौरान 8 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। जब ये पायरुवेट बन जाएगा तो ये चलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र होगा, क्रेब्स चक्र। तो ध्यान रखना है क्रेब्स चक्र, और इस दौरान 30 ATP बनेगा ऊर्जा, टोटल 30 और 8 38 ATP। जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का क्या कहते हैं,
याद रखना है कोशिका का कंकाल कहते हैं, जबकि केंद्रक जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये क्या है कि ये एक मास्टर है जो पूरे सेल को नियंत्रित करता है। और नियंत्रित किसका? तो नियंत्रित जो है उपापचयी क्रिया का। तो ये ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो आंसर है वो कोशिका द्रव्य है और क्रिया का नाम ग्लाइकोलिसिस है। तो ध्यान देना है। अगला सवाल क्या कहता है? 4 नंबर पर ध्यान देंगे। कह रहा है एक मैच करना है टेबल में, एक तरफ कुछ चीजें दी गई है और उससे रिलेटेड दूसरा कुछ तथ्य दिया गया है। कौन किसका मैच कर रहा है यही पूछ रहा है। तो कहता है कि कार्य का मैचिंग किससे? तो कार्य जूल है, ये याद रखना है। कार्य का इकाई जूल अभी बताए थे। बैटरी में क्या होता है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शक्ति पावर है और पावर का यूनिट क्या होता है? तो याद रखेंगे किलोवाट होता है। घंटा लगा देंगे तब तो ये ऊर्जा हो जाएगा। तो यहां पर ये मिसप्रिंट है, यहां घंटा नहीं होना चाहिए, किलोवाट होना चाहिए। जबकि माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस हिसाब से आप मैच करा सकते हैं। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी। तो आंसर याद रखेंगे ये। आगे चलिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है? एक इंपॉर्टेंट छोटा सा न्यूमेरिकल है साउंड चैप्टर से, ध्वनि से। और कह रहा है ध्वनि के अंतर्गत कि एक ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ज का आवृत्ति है और वह इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो लेमडा 0.1 मीटर है। तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखेंगे कि जब हम साउंड पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला आता है v बराबर n लेमडा। इससे हम वेग निकाल सकते हैं और वेग या चाल निकाल करके दूरी से भाग दे देंगे तो समय मिल जाएगा। तो v निकालें पहले वेग। तो v कितना? तो n फ्रीक्वेंसी है 3.5 गुना 10 का पावर 3 किलो में है और ये हर्ज है, ये हर्ज है। और गुना कितना? तो लेमडा कितना है? 0.1। तो 0.1 से गुना करें तो ये कितना है? 3500। और 3500 गुना 0.1 करेंगे तो ये 350 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका चाल, किसका? ध्वनि का भी चाल हो जाएगा। अब यहाँ टाइम पूछ रहा है तो समय बराबर क्या करते हैं? दूरी बटा समय से चाल जब निकालते हैं तो समय बराबर क्या करेंगे? तो दूरी बटा क्या कर देंगे? दूरी और दूरी बटा चाल कर देंगे। दूरी जितना चला और चाल जो है उसको भाग दे देंगे तो समय मिल जाएगा। तो दूरी कितना चला है? 700। तो 700 को भाग दें कितना से? 350 से। तो ये आएगा कितना? तो 2 सेकंड आएगा। अर्थात आंसर आपका सी जा रहा है। आप लोग बच्चों ध्यान देते रहें और क्वेश्चन को ध्यान दें, कॉन्सेप्चुअली समझें। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कहता है एक समरूप श्रृंखला जिसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं, सभी सदस्यों का एक ही समान फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समान सूत्र गलत है उसका चुनाव कीजिए। तो अल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, ये सही है। अल्काइन जो होता है CnH2n-2 होता है, ये भी सही है। अल्केन का सूत्र यही है तो ये भी सही है। एल्कीन CnH2n+3 ये गलत है। एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन के बीच एक हाइड्रोकार्बन होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n। तो ये नहीं है, इसलिए यही गलत है, यही चुनना था। अल्काइन का सूत्र यहां दिया हुआ है वो यही सेम चीज है। तो याद रखना है। एक और अल्काइल समूह का याद रखना है, अल्काइल समूह का। और अल्काइल का होता है CnH2n और +1 याद रखेंगे। तो ये आपका आंसर सी। 7वां सवाल क्या कहता है? बिल्कुल ध्यान रखना है। जिस रूप में क्वेश्चंस दिया गया है कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आंसर सही होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक किसमें होता है? पौधा में होता है। पौधा में। तो ध्यान रखना है, पौधा में होता है क्या? अस्थायी उत्तक। और अस्थायी होता है 2 प्रकार का, एक होता है सरल और एक होता है जटिल। यही होता है 2 प्रकार का, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। किसमें? पौधे में अस्थायी उत्तक के तौर पर। कह रहा है कौन सरल अस्थायी नहीं है? तो सरल होता है 3 प्रकार का और तीनों का नाम दिया है, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों का तीनों क्या है? सरल अस्थायी उत्तक है। ये भी सरल, ये भी सरल, ये भी सरल। लेकिन यहां जब जटिल में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में, तो 2 होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये याद रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम जटिल है, सरल नहीं है। इसलिए जटिल कौन नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक कौन नहीं है? तो ये जटिल है। इसलिए आंसर क्या होगा? जाइलम, और जाइलम के अलावा दूसरा फ्लोएम। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है 8 नंबर सवाल कि निम्न में से
बड़े आकार के परमाणु कौन हैं? निम्न में दिया गया है, उसमें सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु का साइज, परमाणु का रेडियस, परमाणु की ऊर्जा, ये सब पूछेगा। तो साइज में एल्युमिनियम दिया है जिसका 13 होता है, सल्फर का 16 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और फास्फोरस का 15 होता है। क्या होता है ये? तो परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या के आधार पर ही तत्वों को आवर्त सारणी में जगह दिया गया है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि अगर हम अरेंज करें तो पहले आएगा एल्युमिनियम 13, 13 के बाद 14 पर ये आएगा, 15 ये आएगा, 16 ये आएगा। तो इस रूप में आप ध्यान देंगे कि अगर हम किसी पीरियड में, ये क्या है? एक ही आवर्त का सब तत्व है, एक ही आवर्त का। और आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएं, बाएं से दाएं जाएं तो आकार जो होता है परमाणु का वो क्या होता है? छोटा होता चला जाता है। किसमें? आवर्त में, याद रखना आवर्त में। लेकिन वर्ग में आएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बड़ा होगा साइज, चूंकि ऑर्बिट की संख्या बड़ा होता है। तो यहां पर बाएं में जो होगा वो बड़ा होगा और दाएं में होगा वो छोटा होगा। बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता है। तो बाएं इधर है, पहले शुरू करेंगे 12 13 से, तो 13 ये सबसे बड़ा है इसमें। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो सबसे लास्ट में कौन? सल्फर 16। तो आपको बड़ा चुनना, इसलिए बड़ा का आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। और सबसे छोटा पूछता तो सल्फर होता, ये सबसे छोटा है इसमें। तो चलिए, बाएं वाला बड़ा, दाएं वाला छोटा। 8वां 9वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 9वां सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के अंतर्गत, निषेचन का परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें होती है जो लैंगिक प्रजनन के लिए जरूरी होता है। जैसे मानव या जानवर में लेंगे तो यहां पर क्या होता है कि शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं और अंडाणु जिसको ओवा कहते हैं, दोनों फ्यूज करता है तो ये बनाता है क्या? युग्मनज बनता है, युग्मनज। तो युग्मनज बनेगा। और यही पूछ रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो क्या बनेगा? जो निषेचन क्रिया में मिलने की क्रिया होती है तो युग्मनज बनता है। और ध्यान रखेंगे शुक्राणु और अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। युग्मक जिसको अंग्रेजी में गैमिट कहा जाता है। तो गैमिट के मिलने से युग्मनज, और युग्मनज क्या है? एक्चुअली में ये जायगोट है, याद रखना है। अंडाशय तो ओवरी को कहते हैं जहां ओवा बनता है, जबकि रोगाणु कोशिका ऐसा कुछ नहीं बनता है। आप ध्यान देंगे कि इसका आंसर युग्मनज होगा। और गैमिट बनता है किससे? तो याद रखेंगे मियोसिस डिवीजन से, अर्धसूत्री विभाजन से, मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन में। चलिए 10वां सवाल क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, फिजिक्स का छोटा सा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछा गया है। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती है तो फेंके जाने वाली गति बताइए। तो पृथ्वी पर से एक पिंड को लंबवत फेंके, ऊपर गेंद फेंके और वापस आ जाए तो आने में 10 सेकंड लग रहा है। तो कह रहा है कि फेंके जाने वाली गति बताइए। तो 10 सेकंड जब फेंके तो कहां रहा? हवा में रहा। और जब हवा में रहता है कोई पिंड तो उस पिंड के समय को जो हवा में रहता है उसको उड़ान काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका मान होता है 2u sin थीटा और बाई g। ये होता है किसी पिंड को हवा में फेंकेंगे तब कितना देर रहेगा ये। तो उड़ान काल दे दिया कितना? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड रहा और 2u निकालना है। साइन थीटा लंबवत फेंकेंगे तो कितना? तो 2u sin 90 डिग्री। और g का मान कितना? तो g लेना है 10। अब इसी से कैलकुलेट करें तो कितना होगा? 10 बराबर 2u और sin 90 का मान 1 होता है तो 1 और बटा कितना? 10। अब इस स्थिति में u निकालें तो u बराबर कितना? तो 10 और गुना 10 100 और बटा 2 तो कटेगा तो कितना होगा? 50 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, मतलब आंसर बी होगा। जबकि इसका और भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हम ये निकालें h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। h का मान 0 लेकर के u निकल जाएगा कि कितना देर रहा हवा में टाइम के हिसाब से। तो आंसर इसका 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? 11 नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। और ये केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग बेसिक तौर पर जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में, उसके बारे में पूछा करता है। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु को केमिस्ट्री में एलॉय कहते हैं, जहां पर 2 या 2 से अधिक धातु के मिलने से एक मिश्रण का तैयार होता है। लेकिन इसमें कभी कभी अधातु भी मिलाए जाते हैं। तो कहता है पीतल किससे बना हुआ है? तो पीतल में क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं, और ब्रास को बनाने के लिए कॉपर और जिंक की जरूरत होती है, कॉपर और
जिंक की तांबा और जस्ता मिलता है तो पीतल बनता है, और तांबा टीन मिलता है तो कांसा बनता है, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। तो ब्रॉन्ज जो आप देखते होंगे, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो इससे जबकि तांबा और एल्यूमिनियम मिलेगा तो बनेगा रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड जो ज्वेलरी डुप्लीकेट सोने की तरह दिखती है, वो कॉपर और एल्युमिनियम से मिली होती है। तो चलिए इंपॉर्टेंटली याद रखें इतना तथ्य को। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है 12 नंबर कि वैसे अंगों के बारे में दिया है, बायोलॉजी का सवाल है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है दो चीज, कि अगर मौलिक संरचना समान है, कार्य भिन्न है, तो उसे हम समजात अंग मानेंगे। क्या मानेंगे? समजात अंग, जिसको अंग्रेजी में होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। तो यह ध्यान देना है। जबकि यहां पर कार्य भिन्न के साथ साथ कार्य समान भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट भी हो और मे बी सिमिलर भी हो। लेकिन अगर समरूप अंग में आएंगे, जिसको अंग्रेजी में एनालोगस कहा जाता है, और एनालोगस क्या है कि वैसा अंग है जिसकी संरचना जो होती है ये असमान होता है, असमान, और संरचना ही असमान हो जाएगा समरूप में, लेकिन कार्य समान होगा। तो यहां पर एनालोगस में क्या है कि संरचना जो है ये संरचना असमान है, और कार्य जो है ये हर हाल में क्या होगा? समान होगा। अगर ऐसा होगा तो इसको समरूप अंग मानेंगे। लेकिन आपको पूछा है समजात, और यहां क्या है? जीवाश्म, जिसको फॉसिल कहते हैं। और फॉसिल क्या है? तो पुराने जीवों का ये अवशेष के रूप में खुदाई वगैरह में कहीं कहीं मिल जाता है। तो चलिए अगला सवाल 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एक इंपॉर्टेंट सवाल है केमिस्ट्री का, एक छोटा सा, जिसको आपको ध्यान रखना होता है। बार बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। कहता है एक तत्व है, उसका आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक है, याद रखना है। समस्थानिक है कि द्रव्यमान संख्या 298 है, द्रव्यमान संख्या 298 है, और इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन जो 196 है, तो परमाणु संख्या निकालें। तो ध्यान रखना कि द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको जेड से सूचित, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, और ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये दोनों को जोड़ दें तो आपको मिल जाता है द्रव्यमान संख्या। मतलब 298 दे दिया है। ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया 298, और दिया है नाभिक में न्यूट्रॉन है कितना? 196। तो परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉन करें यहां पर, और प्लस न्यूट्रॉन तो दे दिया है 196। अब इसको घटा दें तो प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी? तो 298 माइनस 196। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 102 आएगा। कितना आएगा? 102। 298 से 196 घटाने पर 102, और 102 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की संख्या है किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या माना जाता है, जिसको जेड से सूचित करते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? इंपॉर्टेंटली कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको यहां पर दिखने को मिल रहा है, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा कॉन्सेप्चुअली सारा चीज का डिस्कशन कराया जा रहा है, ताकि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। कहता संक्रमण तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये जो होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जबकि अगर एफ ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक को कहेंगे इनर ट्रांजिशन, आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो याद रखेंगे इसको। तो इनर एफ ब्लॉक, और अगर खाली ट्रांजिशन है तो डी ब्लॉक। कहता है इनके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, यही सही है। इनके बाह्यतम कोष जो होते हैं सब ऑर्बिट, वो 2 खाली रहते हैं। इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अक्रिय गैस में होता है। तो ये सही नहीं है, अक्रिय गैस होता तो होता सही। कह रहा है बाह्यतम कोषों में 3 अपूर्ण होता है। 3 किस में होता है? तो एफ ब्लॉक में होता है, जबकि इनका बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है। तो सबसे जो उपयुक्त है वो यही है कि इनके बाह्यतम कोषों में 2 इनकम्प्लीट सब ऑर्बिट पाया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। 14 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि एक दर्पण है, दर्पण है एक, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब को जो बनाना है वो एक वस्तु जिसमें दर्पण में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दें कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, दर्पण अवतल है, फोकस दूरी 20 है, और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी। तो ये दर्पण का जो सूत्र होता है आप पढ़े होंगे, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है।
दर्पण में, लेंस में होता है तो 1/v माइनस 1/u। अब यहां कह रहा है कि फोकस दूरी अवतल का लेना है, तो अवतल का फोकस दूरी जो f होता है वो माइनस में होता है और ये 20 सेंटीमीटर दिया है, जबकि वस्तु किधर रखते हैं बाईं तरफ, तो u बराबर दिया है कितना, -30 सेंटीमीटर u बराबर, क्योंकि वस्तु को बाएं रखेंगे, फोकस बाएं है इसलिए माइनस में। अवतल दर्पण का अगर उत्तल होता तो प्लस भी लेते, लेकिन यहां अवतल है तो यहां पर पूछ रहा है 1 बटा कितना, f दिया है कितना -20 और बराबर भी निकालना है 1/v, प्लस क्या दिया है 1/u कितना -30। तो इसको सॉल्व करें तो कितना होगा 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/30। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1/v बराबर कितना आएगा, 1/v बराबर इसको इधर लाते हैं तो कितना होगा 1/30 और माइनस कितना 1/20। 30-20 का लघुत्तम एलसीएम होता है कितना 60, और 60 के हिसाब से अगर करें तो कितना होगा 20-30 दूनी 60 2 और 20 दिया 60 -3 मतलब -1/60, और इस हिसाब से भी जो होगा वो -60 सेंटीमीटर, मतलब किधर बनेगा, तो जिधर वस्तु उधर ही बनेगा, माइनस में है मतलब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तो आंसर कितना होगा 60 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, 15 नंबर के बाद 16 नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा और कॉन्सेप्चुअल है केमिस्ट्री का। क्या कह रहा है, कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आणविक सूत्र कौन होगा, तो आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट का CA3PO4 क्योंकि ध्यान देंगे कि कैल्शियम का +2 होता है चार्ज और फॉस्फेट का -3 होता है। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, तो 3 और 2 इसके हिसाब से यहां आ जाएगा CA3PO4 तो आंसर यही होगा। ये सब गलत है, ये इस तरह का फॉर्मूला गलत फॉर्मूला है। चलिए आगे चलें, 17 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है एक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, करंट का। कहता है एक परिवार के एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा वो किया तो ऊर्जा जूल में कितनी है। तो आपको याद रखना है कि बिजली जब जलता है तो किलोवाट के हिसाब से यूनिट आता है, और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं, ये ध्यान देना है। और इसका अभी निकाले थे कि इतना अगर होता है तो ऊर्जा कितना होता है, शुरू में था 3.6 × 10⁻6 जूल को 1 यूनिट ऊर्जा माना जाता है। तो अगर इतना जला है, 1 यूनिट में इतना है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है ऊर्जा, तो इतना यूनिट बराबर कितना, तो टोटल ऊर्जा कितनी जूल में, तो ऊर्जा अगर निकालना है कितना हुआ तो इतना को इतना से गुना कर देंगे, यूनिट कितना है 320, 1 यूनिट में ऊर्जा कितना, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। इस प्रकार से अगर गुना करें तो ये दोनों के गुना करने से आएगा 1152 और गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा डी। तो याद रखें इसको। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, 18 नंबर कहता है, एक क्वेश्चन है छोटा सा, कह रहा है कि अगर सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन दोनों जुड़े तो बनने वाला यौगिक क्या होगा। तो ये सिल्वर से, ये Ag सिल्वर का होता है, क्लोरीन ये होता है, Ag का 108 है मास नंबर, क्लोरीन का 71 होता है या 35.5 होता है। अब इस हिसाब से दोनों का रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, बॉन्डिंग होगा तो Ag प्लस और प्लस Cl- जुड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और सिल्वर क्लोराइड जब बनेगा तो इसका नाम सिल्वर क्लोराइड होगा। क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। ये तो आर्गन दे दिया है कि आपको पता नहीं होगा सिंबल तो आप कर देंगे, आर्गन क्लोराइड, आर्गन तो रिएक्शन ही नहीं करता है, सिल्वर क्लोरेट ये नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो नॉर्मली मिलाया जाता है किसमें, सन ग्लासेज में, धूप के चश्मे में, इसलिए पूछता है एग्जाम में बार बार। आज के सेट का अंतिम सवाल है ये, जो आपके एएलपी और रेलवे के संबंधित पूछा गया है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, एक कथन चुनना है जो गलत है। गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। गैर मेटेलिक मतलब अधातु के बारे में बोल रहा है, तो पहला तो ध्यान रखना, अधातु का ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा, और अगर धातु का होता तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय के जगह क्षारीय होता। तो ये सही है, ये पॉइंट तो सही है। फिनोल्फ्थेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, हमने कहा था टेस्ट होता है बेस का, तो उसमें अगर अम्ल होता है तो रंगहीन और बेस होता है तो गुलाबी, और क्षार साबुन नॉर्मली एक बेस के द्वारा बना होता है, तो यह भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण, तो मतलब ये कह रहा है कॉस्टिक सोडा, इसका नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा पूछता भी है, और कॉस्टिक सोडा बना हुआ है सोडियम प्लस और OH- हाइड्रोक्साइड आयन, और कह रहा है कि इसमें
जो अम्ल का ये बेस का गुण है वो सोडियम आयन के कारण, ऐसा नहीं है, ये बेस का गुण किसके कारण, OH माइनस के कारण। और ये बताया था किसने, तो ये बताया था अरहेनियस ने अपने कॉन्सेप्ट में कि जिसके पास H प्लस होगा वो अम्ल होगा और जिसके पास OH माइनस होगा ये क्या होगा, क्षार होगा, तो ये अम्ल होगा और ये इसके पास वाला क्षार होगा। तो क्षारीय गुण किसके कारण, OH। तो यही गलत है, ये कथन गलत है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू, नारंगी, मौसमी, संतरा बड़ा वाला, उसको क्या कहते हैं, साइट्रस फ्रूट कहते हैं, साइट्रस फ्रूट। और विटामिन के तौर पर इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सही है, आंसर गलत कौन है, तो ये गलत कथन में सी है। तो यही था आज का एएलपी और टेक्नीशियन से संबंधित महत्वपूर्ण एक सेट, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, सभी क्लास में पढ़ाया जाता है और इसलिए यहां पर पढ़ने के बाद गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इस रूप में तैयारी कीजिए, चाहे सचिवालय की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे बिहार एसएससी की हो, सभी में आपको इनफॉर्मली ये काम करेगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए सेशन के साथ, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जीएस ऑफिशियल नवजीवन से जुड़े रहें और इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छा कंटेंट्स एग्जाम के रिजल्ट के लिए मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।